हेलो एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है। इससे पहले वीडियो में हमने हमारा टॉपिक है आज का संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट में हमने जाना था कि एक संघीय व्यवस्था क्या होती है। राज्यों का संघ मिलकर एक शक्तिशाली संघ का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से हमारा भारत, जिसमें कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर एक भारत संघ की निर्माण करते हैं। तो संघीय व्यवस्था का फीचर सबसे पहला होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक संघीय व्यवस्था में क्या संबंध होते हैं। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसमें कि कई सारे राज्य सम्मिलित होंगे और ये राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एक शक्तिशाली संघ का निर्माण करते हैं। कई सारे राज्यों के बीच में शासन व्यवस्था चलाने में कभी दिक्कतें भी होती है और केंद्र व राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे अपने निर्णय द्वारा वह संविधान में पुनर्विचार करके केंद्र व राज्यों के बीच में मध्यस्थता स्थापित करता है और इनके बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको निपटाता है। तो इस तरीके से अनुसूची 1 में सभी राज्यों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत के जो राज्य हैं जो भारतीय संघ में सम्मिलित हैं उनके और केंद्र के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होगा, कैसे व्यवस्था चलेगी। तो अगर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात करें तो हम जानेंगे कि केंद्र व राज्यों के बीच में मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। वित्तीय संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। इन सूचियों में विभिन्न विभागों व शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के पक्ष में क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें रेल की व डाक व्यवस्था की व जल यातायात, तो ये सारे जो विषय हैं ये केंद्र को मिलते हैं। तो केंद्र सूची के जो विषय होंगे उन पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। राज्य को राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय सम्मिलित किए गए हैं उन पर कानून और नियम बनाने का अधिकार होगा। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मीन्स कि वह विषय जो राज्य और केंद्र दोनों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इन दोनों पर जो कानून बनेंगे वो केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे। बात होती है कुछ अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संघ के अंतर्गत है। जैसे कुछ शक्तियां ऐसी हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें ना केंद्र सूची में रखा गया है, ना राज्य सूची में और ना ही संघ समवर्ती सूची में। तो ये जो विषय होंगे अवशिष्ट शक्तियां इन्हें कहते हैं और ये शक्तियां, इन पर नियम और कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होगा अर्थात केंद्र को होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे 3 प्रकार के केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है वो किस तरीके से है। विधायी संबंध। सबसे पहले बात करते हैं विधायी संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 11 में विधायी व प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। विधायी संबंध में कि विधान बनाने से संबंधित है, कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इनके अंतर्गत किसे क्या विषय सम्मिलित किए गए हैं उनकी बात करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 7वीं अनुसूची की भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां सम्मिलित हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमने जैसे पहले ही बताया कि संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची वे विषय सम्मिलित किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को मिलता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भारतीय संविधान या भारतीय संघ में विशेषताएं हैं कि कभी कभी समय की मांग को देखते हुए केंद्र जो हमारा है वो अधिक शक्तिशाली है और राज्यों की जो शक्तियां हैं वो उसी के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। समय समय पर केंद्र अपने
शक्ति का प्रयोग करके राज्यों को अपने अंतर्गत उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाता है। तो बात करते हैं कि ये तो वो विषय है जब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय सम्मिलित किए गए उन पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन केंद्र राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बना सकता है। वो कौन कौन सी स्थिति है जबकि केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो जानते हैं। पहला, राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। तो इसके अंतर्गत अर्थात राज्यसभा जब ये जाने कि कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है अर्थात जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये कह दे कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून ये ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे कि उनसे केंद्र के कोई भी कानून प्रभावित ना हो, अर्थात केंद्र द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही है, जो पॉलिसीज चलाई जा रही है, उनके अंतर्गत उनके द्वारा ही दिशा निर्देशित होकर राज्य सरकारें अपने कानून बनाएंगी। दूसरा है आपातकाल के समय, अर्थात अगर देश में इमरजेंसी लागू हो गई हो, आपातकाल की घोषणा कर दी हो, आपातकाल से संबंध कि कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति का माहौल हो जाए, तो क्या होगा? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इस आपातकाल के समय राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी अर्थात केंद्र की जो संसद है उसके द्वारा कानून बनाएंगे, लेकिन ये कानून कितने समय तक प्रभावी होंगे? ये आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने तक ही लागू हो सकते हैं, समय समय पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनकी समय सीमा आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक ही निर्धारित की गई है। तो आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। तीसरा, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें, मीन्स अगर कुछ राज्य मिलकर ये निवेदन करें भारतीय संसद में या राष्ट्रपति से कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाए, तो उन विषयों पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी, संसद बनाएगी, लेकिन ये जो कानून बनेंगे, ये जो नियम बनेंगे, वो उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन राज्यों ने की निवेदन किया है, और सभी राज्यों पर ये लागू नहीं होंगे। तो जो राज्य सहमत होंगे, जो निवेदन लेके जाएंगे, उन्हीं पर ये नियम केंद्र द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हीं राज्यों पर लागू भी होते हैं। चौथा है, केंद्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौता करना चाहे। तो यदि अगर केंद्र चाहे कि वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय विदेशी शक्ति के साथ समझौता कर रहा है या कोई संधि कर रहा है, तो उस समय पर उससे प्रभावित राज्य व राज्य सूची के जो भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल जाता है। तो ये थे हमारे विधायी संबंध मीन्स कानून बनाने की प्रक्रिया। नियम जब बनते हैं, कोई भी विधेयक या कोई भी वित्तीय लाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति केंद्र की अपेक्षा कमजोर दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध ये इनका वर्णन भी 11वीं सूची में 11वें भाग में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत राज्य का ये दायित्व होगा कि वो जो भी प्रशासनिक तौर पर नियम बनाए, कानून बनाए, वो ध्यान में रखे कि वो केंद्र के विपक्ष में ना हो। दूसरा, राज्य का दायित्व है कि संसद का पालन करें। तो सभी राज्यों का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा जो भी नीतियां लाई जाती हैं उनका पालन करे और ये ध्यान रखे कि उसके राज्य में जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो संसद व राष्ट्रपति के अनुसार ही बनाए जाए। केंद्र के प्रशासन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, अर्थात सभी राज्य सरकारों का ये दायित्व हो जाता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में जो भी पॉलिसी ला रहे हैं वो ध्यान रखे कि उनसे केंद्र के जो भी नियम बनाए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यविधि है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर ऐसा कभी होता है कि बाधाएं उत्पन्न होती है तो केंद्र ही प्रभावी होता है और केंद्र द्वारा जो नियम होते हैं वो लागू हो जाते हैं। केंद्र राज्यों को कार्य सौंप सकता है। तो अगर केंद्र सरकार ये देखती है कि कुछ कार्य वो राज्यों को देना चाहे तो वो राज्यों की सहमति के आधार पर उन राज्यों को कार्य दे सकती है जो उनके लिए उपयोगी है, लेकिन
इन कार्यों को देने का जो भार होगा, जो खर्चा आएगा, वो केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्यों का ये दायित्व है कि वो केंद्र द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरी तरह से पूर्ण करें। चौथा, राज्यों के बीच नदियों का प्रयोग। तो नदी जो होती है वो कई राज्यों से होकर बहती है, तो कभी कभी क्या होता है कि इन नदियों का प्रयोग कौन राज्य करे कौन ना करे, या इन नदियों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इन विवादों का जो समाधान करने के लिए केंद्र कार्य बनाएगा और क्या होगा कि केंद्र सरकार संसद द्वारा नदियों के प्रयोग या नदियों के विवाद को सुलझाने का कार्य किया जाएगा और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होंगे। नेक्स्ट हमारा राज्य परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्य परिषदों का गठन करते हैं। इन राज्य परिषदों का कार्य क्या होता है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान करना, उनको सुलझाना। तो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर राज्य परिषदों का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत संघ में राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। किसी विदेशी शासन से समझौते के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा राज्य का प्रशासन संसद करेगी। तो वही चीज है जैसा हमने विधायी उसमें देखा था कि अगर केंद्र कोई समझौता किसी विदेशी नीति के साथ कर रहा है, विदेश के साथ कर रहा है, तो राज्य सरकारों की जो कानून होंगे, राज्य सरकारों द्वारा जो बनाए जाएंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा और ये किस द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र करेगा। तीसरा हमारा जो संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में वो है वित्तीय संबंध। वित्तीय मीन्स आय का बंटवारा। तो इसके लिए हमारा जो आर्टिकल 280 है उसके तहत राष्ट्रपति एक वित्तीय आयोग का गठन करता है जो 5 वर्ष के लिए होता है और उसका एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं। इनका कार्य होता है कि वो वित्तीय वर्ष में चलने वाले जो आय और व्यय का लेखा जोखा करके राज्यों और केंद्र के बीच आय का बंटवारा करें। तो इनके अंतर्गत हमारे यहाँ संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उनसे जो आय आती है वो केंद्र के राजस्व का निर्माण करती है और राज्य सूची के जो विषय हैं, जैसे केंद्र सूची के विषय हैं डाक विभाग, रेल विभाग, सड़क, और राज्य सूची के विषय हैं जैसे भूमि का रखरखाव है, भूमि कर लगाना, भवन कर और चुंगी आदि से जो आय आती है वो सारी राज्य के लिए राजस्व का निर्माण करती है। तो इस तरीके से जो केंद्र का राजस्व है उसका प्रयोग केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों से सम्मिलित जो विषय हैं उनसे निर्मित आय के द्वारा अपने राजस्व का निर्माण करती है। दूसरा, केंद्र आयकर को लगाता है और राज्यों को उसका अंश देता है। तो आयकर लगाने का जो कार्य है वो केंद्र के हाथ में है। केंद्र आयकर लगाता है और उसकी उगाही करता है, मीन्स उसको लेता है और लेकिन वो क्या करता है, प्रत्येक राज्य को आयकर से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा देता है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो कौन करेगा? हमारा वित्तीय आयोग। तीसरा, सेवा कर केंद्र लगाता है वह उसकी उगाही केंद्र व राज्य दोनों करते हैं, धन को खर्च करते हैं। तो सेवा कर जो है, सर्विस टैक्स जो है वो लगाता तो केंद्र है लेकिन उसको केंद्र ग्रहण करने, उसको कलेक्ट करने का काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है और उससे जो आय आती है उसका खर्चा भी वो दोनों मिलकर करते हैं। हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो विशेषतः जूट का उत्पादन करते हैं। तो जूट का उत्पादन करते हैं, उसका अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं और उसका निर्यात बड़ी मात्रा में करते हैं, तो उनकी आय भी अधिक होगी, तो उससे जो केंद्र का लाभ है वो अधिक होता है। इसलिए केंद्र सरकार क्या करती है कि जो विशेष जूट उत्पादक राज्यों को विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि राज्य। तो जो भी हमारे राज्य हैं जो जूट उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाता है। ये व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार क्या करती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और जो हमारा एक ऐसा वर्ग है जिसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो उनके विकास के लिए केंद्र अपनी नीतियां बना सकती है और उन विशेष राज्यों को, उन विशेष जातियों को विशेष अनुदान की व्यवस्था कर सकती है ताकि ये अपना विकास कर सके। नेक्स्ट,
बाढ़, सूखा, भूचाल, महामारी आदि से पीड़ित राज्यों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था। तो ये क्या है कि समय समय पर, जैसे अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में ताउते नामक तेज भूकंप टाइप का आ रहा है, बाढ़ वगैरह आ रही है, विशेष बारिश हो रही है। तो इस तरीके से क्या है कि अचानक से कोई राज्य किसी भी आपदा से प्रभावित होता है तो उसके लिए केंद्र व्यवस्था करेगी। वो आपदा किसी भी तरीके की हो सकती है। इस समय जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था, विशेष अनुदान किसी भी राज्य को जो किसी भी विशेष आपदा से प्रभावित है उस आपदा से बचने के लिए विशेष सहायता अनुदान राशि केंद्र सरकार दे सकती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि भारतीय संघ में कई राज्य अपना अपना योगदान देते हैं और भारतीय संघ को मजबूती प्रदान करते हैं और भारतीय संविधान में केंद्र की जो स्थिति है वो अपने आप में मजबूत दिखाई पड़ती है। इसीलिए केसीआर ने इसे अर्धसंघ की व्यवस्था दी है और अंबेडकर ने ये कहकर भारतीय संविधान की विशेषता बताई है कि हमने कनाडा से संघीय व्यवस्था ग्रहण जरूर की है लेकिन हमारे जो राज्य हैं वो अभिन्न हिस्सा है, मतलब वो अपनी सदस्यता नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक मजबूत केंद्र के साथ साथ भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में अनूठी दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।